कहानी की शुरुआत में हम दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन टीम को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। दरअसल इन्हें जल्द ही एक बहुत ही खौफनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था, जहां इन्हें एक हाई प्रोफाइल टारगेट से $10 बिलियन वसूलने होंगे। लेकिन क्या यह इतना ही आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टारगेट एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है और उसके पास हजारों की तादाद में बेहद खौफनाक फौज मौजूद है। इसलिए यह मिशन इनके लिए इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसी वजह से ऐसी डेडली ट्रेनिंग के बाद यह टीम अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को सोफिया नाम की एक बेहद तेज और चालाक लड़की हैंडल करती है। ये बड़े बड़े क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर अपनी इस असैसिन्स टीम की मदद से उन मिशनों को एग्जीक्यूट करवाती है। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये $10 बिलियन का चक्कर क्या है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब कुछ बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन आपस में एक बड़ी डील को फाइनल कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक गद्दार अपना असली रंग दिखा देता है। मौके पर ही वह दोनों बिजनेसमैन को ठोक देता है और $10 बिलियन से जुड़े सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑथराइजेशन पेपर्स लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा उन बिजनेसमैन का नहीं था। दरअसल ये पूरी रकम एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर की थी। जब उसे अपने $10 बिलियन डूबने की खबर मिलती है तो वह किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस लाना चाहती है। इसलिए वह सोफिया के पास पहुंचती है और उसे एक डेडली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देती है। आगे वह बताती है कि अगर तुम उस बिजनेसमैन को मारकर मेरी सभी रकम वापस लाकर देती हो तो मैं तुम्हें उस पूरी रकम की 20% दूंगी। लेकिन आगे से सोफिया 30% में बार्गेनिंग करके फाइनल डील कर लेती है। इसके बाद सोफिया सीधा अपनी असैसिन्स टीम के लीडर्स के साथ मीटिंग करती है और उन्हें उस बिजनेसमैन की एक एक जानकारी निकालने का काम सौंप देती है, ताकि मिशन शुरू होने से पहले उनके पास टारगेट से जुड़ी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। ऐसे ही काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें आखिरकार अपने टारगेट का पता चल ही जाता है। दरअसल ये बिजनेसमैन कोई आम आदमी नहीं था। इसके पास दुनिया के कई देशों में फैले हुए दर्जनों ऑयल रिग्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स मौजूद थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का नेटवर्क कितना बड़ा है। इसीलिए ये लोग सबसे पहले आसान रास्ता आजमाने का फैसला करते हैं। दरअसल इनका प्लान था कि किसी तरह जॉर्ज की जेब से उन $10 बिलियन को निकलवाया जाए। इसके लिए असैसिन्स टीम के कई मेंबर्स को उसके अलग अलग ऑयल रिग्स में वर्कर बनकर भेज दिया जाता है, ताकि वे अंदर ही अंदर सिस्टम में खराबी पैदा कर सकें। इनका मकसद रिग्स के ऑन ऑपरेशंस को बुरी तरह से प्रभावित करना था, जिससे जॉर्ज को भारी नुकसान हो। इसके अलावा चाचा सऊदी में भी अपना एक 30,000 स्क्वायर फीट का एम्पायर खड़ा कर रहा था। यहाँ भी टीम का हैकर सिस्टम में ऐसी गड़बड़ कर देता है कि अथॉरिटीज को लगने लगता है कि इस प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में ब्लैक मनी लगाई गई है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे सोफिया जॉर्ज की बड़ी बड़ी कंपनियों, प्रॉपर्टीज और एसेट्स को डुबाना शुरू कर देती है, ताकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह उससे 10 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी रकम निकाल सके। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों कि यहाँ किस लेवल का भयानक गेम खेला जा रहा था। आगे देखते जाओ, आप लोगों का पूरा दिमाग हिलने वाला है। यह सब कांड करने के बाद सोफिया सीधा जॉर्ज के सीए के पास पहुंचती है। आगे मैडम कहती हैं कि मैं तुम लोगों को इस भारी जंजाल से बाहर निकाल सकती हूँ और यह भी पता कर सकती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरे अकाउंट में $300 बिलियन ट्रांसफर करने होंगे। 300 बिलियन का नाम सुनते ही चाचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए पहले तो वह उसे मना करके वहाँ से भगा देता है। लेकिन जब वह ये बातें जॉर्ज को बताता है, तब वह उस लड़की से मिलने के लिए बुलाने को कहता है। इसी के साथ चाचा दोबारा सोफिया को कांटेक्ट करते हुए उसे बॉस के घर में बुलाने लगता है। लेकिन इस बार सोफिया अपनी डिमांड बढ़ाकर $400 बिलियन कर देती है। लेकिन शर्त यह थी कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वह जॉर्ज से नहीं मिलेगी। इधर चाचा के तो पसीने छूट चुके थे। खैर, आखिरकार वह मान जाता है और उसे बॉस के घर बुला लेता है। अगले ही दिन सोफिया उसकी आलीशान प्रॉपर्टी में पहुंचती है। आगे से वह सीधा पैसों की बात छेड़ते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे $400 बिलियन देते हो तो तुम्हारी जितनी भी कंपनियां, प्रॉपर्टीज और एसेट्स डूब चुके हैं, मैं उन्हें दोबारा खड़ा कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये सबके पीछे कौन है इसका भी पता लगा सकती हूँ। लेकिन जॉर्ज सीधा जवाब देता है कि उसे सिर्फ $100 मिलियन ही मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जॉर्ज अच्छी तरह जानता था कि दुनिया में कोई भी कितना बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, डूबती नाव को इतनी आसानी से सीधा नहीं कर सकता। आगे वह कहता है, पहले तुम मेरा एक काम करके दिखाओ। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में यह कर सकती हो तो मैं तुम्हें $400 बिलियन से भी कहीं ज्यादा दूंगा। इधर ये सब बातें सुनकर सोफिया का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था, क्योंकि दोस्तों उसे लगा था कि अपना पूरा एम्पायर डूबने के बाद जॉर्ज बुरी तरह डरा हुआ होगा और उसे हायर करके मोटी रकम दे देगा। लेकिन यहाँ तो यह बकलोल उल्टा उससे काम करके दिखाने को कह रहा था। इसीलिए सोफिया कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि पहले तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं और उसके बाद पेमेंट लूं। अगर यकीन नहीं है तो भाड़ में जाओ, अपना काम किसी और से करवा लो। इतना बेइज्जती सुनने के बाद तो चाचा बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। फिर क्या दोस्तों, इन लोगों का सीधे जॉर्ज की जेब से पैसा निकलवाने का इतने दिनों का प्लान यहीं फेल हो जाता है। जॉर्ज की प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही कुछ गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। इधर गाड़ी में बैठे सिक्योरिटी चीफ को इस बात की भनक लग चुकी थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसलिए वह तुरंत अपने बाकी टीम मेंबर्स को हथियार लेकर एक कैफे में पहुंचने का आदेश देता है। कैफे पहुंचते ही सिक्योरिटी चीफ मैडम
मैडम को लेकर अंदर चला जाता है, जबकि ड्राइवर बाहर ही रुकता है ताकि वह आसपास हो रही हर एक गतिविधि पर नजर रख सके। इसी के साथ उनके बाकी टीम मेंबर्स भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में 2 हिटमैन कैफे के अंदर एंटर करते हैं और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ पीछे से भी 2 और हिटमैन अंदर घुस चुके थे, जबकि बैकअप के लिए 2 लोग बाहर तैनात थे। इधर अंदर मौजूद चीफ सिक्योरिटी लगातार बाहर मौजूद अपने साथियों को दुश्मनों की लोकेशन बताता रहता है ताकि वे लोग अंदर घुसकर सीधा उन्हें ठोक सके। लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर मौजूद सिक्योरिटी देखता है कि कैफे की तरफ और भी कई सारे टपोरी आ रहे हैं, इसीलिए असैसिन टीम तुरंत अपना गन्स असेंबल करना शुरू कर देते हैं। इधर अंदर पूरा पासा पलट चुका था। अचानक आगे बैठा 2 हिटमैन अपना बंदूक निकालकर उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन मौके पर ही चीफ सिक्योरिटी उन दोनों को ठोक देता है। इसी के साथ बाकी टीम मेंबर्स भी दुश्मनों को एक के बाद एक साफ करना शुरू कर देता है। बाहर भी एक गाड़ी भरकर लोग पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें भी बाहर मौजूद असैसिन टीम मेंबर्स गोलियों से भूनकर सीधा नरक भेज देता है। लेकिन पता नहीं कहां से यहाँ इतना सारा हिटमैन आ टपकता है। आखिरकार सभी को साफ करने के बाद चीफ सिक्योरिटी मैडम को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। इधर जब यह खबर जॉर्ज चाचा तक पहुंचती है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी हिटमैन खल्लास हो चुके हैं, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर सोफिया भी समझ चुकी थी कि इन टपोरियों को जॉर्ज ने ही उसे मरवाने के लिए भेजा था, इसलिए अब वह उसे पूरी तरह से बर्बाद और खत्म करने की ठान लेती है। इसके बाद वह सीधा अपने 2 टॉप सिक्योरिटी को उसे खत्म करने के मिशन पर लगा देती है और साथ ही अपनी हैकर्स टीम को उसकी सभी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पब्लिक कर देने का आदेश देती है, ताकि मरने से पहले वह अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी का मंजर देख सके। इसी के साथ उसकी टीम जॉर्ज की सभी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर देती है। फिर क्या दोस्तों, चाचा का तो पूरी तरह से गेम बच चुका था। कोर्ट उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियों और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर ताला लगाने का ऑर्डर दे देता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, चाचा यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके बाद चाचा अपना क्या बड़ा एक्शन लेता है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इधर ऑन ऑर्डर मिलने के बाद सोफिया का चीफ सिक्योरिटी अपनी टीम को लेकर एक आइलैंड पर जा पहुंचता है। दरअसल इन्हें पता था कि जॉर्ज के पास हजारों की तादाद में एक बड़ी फौज मौजूद है, तो उसे ठोकना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। इसलिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए इस आइलैंड पर हर जरूरी सामान पहले से ही मौजूद था। यहाँ ढेर सारी भयानक मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और जंग में काम आने वाला हर तरह का कॉम्बैट इक्विपमेंट रखा हुआ था। मतलब साफ था दोस्तों, ये लोग जॉर्ज के खिलाफ किसी ऑपरेशन की नहीं बल्कि पूरी जंग की तैयारी करने जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, जॉर्ज भी अभी इसी आइलैंड पर मौजूद है, क्योंकि उसके सभी एसेट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर ताला लग चुका था। इसलिए अब वह शहर से भागकर इसी आइलैंड पर रह रहा है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि ये टीम मिलकर हजारों के खिलाफ लड़ने जा रही है, इसलिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं थे। जीत के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी की भी जरूरत थी। इसी वजह से ये लोग हर संभव सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये लोग इसी मैदान में जंग लड़ने जा रहे थे, इसीलिए ये लोग लैंड माइंस से लेकर दुश्मनों के लिए बड़े बड़े ट्रैप्स तक बिछाना शुरू कर देते हैं। इधर हम सोफिया को एक वीरान रेगिस्तान में देखते हैं, जहां वह अपनी नई डील के लिए अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर में उनकी तरफ एक ब्लैक एसयूवी आती हुई दिखाई देती है। पहले तो सोफिया को लगता है कि शायद वही उसका क्लाइंट होगा, लेकिन तभी पीछे से उसकी सेक्रेटरी कहती है कि क्लाइंट यहाँ कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से आने वाला था। ये सुनते ही सोफिया तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि किसी ने उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहीं फेंक दिया है। ये देखकर सोफिया समझ चुकी थी कि उस कार में जरूर दुश्मन ही होंगे, लेकिन इससे पहले कि सोफिया वहां से भाग पाती, तभी उसके सामने कुछ हट्टे कट्टे किलर्स आ जाते हैं, जिन्होंने उसकी सेक्रेटरी और गार्ड्स को मारा था। दरअसल दोस्तों, इन आदमियों को जॉर्ज ने ही भेजा था। सोफिया को उठाने के लिए प्लान के अनुसार वे लोग सोफिया को उठाकर सीधा उसी आइलैंड के एक पुलिस स्टेशन में लाते हैं, जहाँ जॉर्ज मौजूद है। दरअसल यह कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि जॉर्ज के प्राइवेट आइलैंड का एक सिक्योरिटी रूम था, जिसे आप पुलिस स्टेशन जैसा समझ सकते हो। खैर, यहाँ पहुँचते ही जॉर्ज सोफिया से कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें 400 बिलियन चाहिए ना, लो दे दिया, लेकिन तुम्हें अब से मेरे अंडर काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी शातिर दिमाग वाली लड़की मेरी प्रॉपर्टीज और कंपनियों को दोबारा खड़ा ही नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा भी बना सकती है। तो क्या कहती हो? आगे से सोफिया कहती है, बुड्ढे, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमने ही तो डेमो दिखाने को कहा था, इसलिए दिखा दिया तुम्हें सड़क पर लाकर। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम पहले ही कंगाल हो चुके हो और बहुत जल्द यमराज के पास भी पहुंच जाओगे। आगे से बुड्ढा कहता है, देख लेंगे यमराज के पास कौन पहले जाता है, और यह मत सोचना कि तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। यह मेरा प्राइवेट आइलैंड है और यहाँ सिर्फ मेरा रूल चलता है, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो, नहीं तो सबसे पहले तुम ही ऊपर पहुंचोगी। इधर कई दिनों की प्लानिंग और ट्रेनिंग के बाद असैसिन टीम आखिरकार जंग लड़ने के लिए तैयार थी। टीम को यह भी पता था कि सोफिया अब उनके कब्जे में है, इसलिए वे लोग पुलिस की गाड़ी लेकर ही पुलिस के वेश में स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टेशन में पहुंचते ही दोनों हीरो चिल मारते हुए बिंदास अंदर एंट्री ले लेते हैं।
हैं। अंदर घुसते ही वे सीधा 2 हथियार उठा लेते हैं और वहाँ मौजूद गार्ड्स पर बंदूक तान कर सोफिया के सेल नंबर के बारे में पूछने लगते हैं। इधर बाहर से उनके टीम मेंबर्स भी लगातार उन्हें बाहर हो रही हर एक गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत एक्शन ले सकें। इसके साथ कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार सोफिया मिल जाती है। वे तुरंत सोफिया को सेल से निकालकर वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। तभी वहाँ कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों हीरो उन पर भी बंदूक तान देते हैं, लेकिन इस बार गार्ड्स अपनी बंदूक निकालकर उन्हें मारने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले ही दोनों असैसिन मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गोलियों की आवाज सुन अब बाहर से और ज्यादा गार्ड्स अंदर घुसने लगते हैं। इधर बाहर एक और टीम मेंबर दीवार तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगता है। अंदर तब तक डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम शुरू हो चुका था। वे लोग अंधाधुंध एक एक गार्ड को उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उड़ाने से ही तो नहीं होगा, उन्हें अपनी मैडम को भी यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। इसलिए वे लोग तुरंत टूटी हुई दीवार से बाहर निकल आते हैं और मौके पर ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन सभी गार्ड्स अब उनके पीछे लग चुके थे। इधर चाचा तक भी खबर पहुंच चुका था कि आपका होने वाला बीवी किसी और के साथ भाग रही है। ये सुनते ही चाचा का तो दिमाग खराब हो जाता है। चाचा मौके पर ही अपने सभी फौजों को उनके पीछे लग जाने का ऑर्डर देता है। इधर वैसे ही किया कम लोग पीछे पड़े हुए हैं जो चाचा यहाँ अपना और फौज भेज रहा है। मतलब समझ ही सकते हैं दोस्तों यहाँ किस लेवल की एक घमासान युद्ध लगने जा रहा है। इसी के साथ भाई लोग लगातार गोलियां बरसाते हुए है। मतलब समझ ही सकते हैं दोस्तों यहाँ किस लेवल की एक घमासान युद्ध लगने जा रहा है। इसी के साथ भाई लोग लगातार गोलियां बरसाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही दुश्मनों की गाड़ी अपने आप फटकर वहीं रुक जाता है। दरअसल दोस्तों ये सब असैसिन टीम के द्वारा पहले से ही बिछाए गए ट्रैप्स थे। इधर टीम भी तुरंत अपने तय किए गए ठिकाने पर जा पहुंचती है और हथियार संभाल कर दुश्मनों का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी दुश्मन उनके स्पॉट में ड्रोन से मिसाइल छोड़ देता है, जिसके चलते उनके पूरे हथियारों का गोदाम एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। लेकिन लड़ना तो फिर भी पड़ेगा ही, क्योंकि दुश्मन ऑलरेडी स्पॉट तक पहुंच चुके थे। इसी के साथ वहां असैसिन और मिलिटेंट्स के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ एक गाड़ी मिलिटेंट्स को ठोकने के बाद वे लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर फिर से रवाना हो जाता है, क्योंकि उनके सभी हथियारों का गोदाम उड़ा दिया जा चुका था। इसलिए वे लोग अब प्लान बी एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन मिलिटेंट्स इनके पीछे ना आए। ऐसा क्या कभी हो सकता है? कुत्तों जैसे पीछे लग जाते हैं वे लोग। इधर बाइक राइडर्स अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और दुश्मनों को पहले आगे बढ़ने देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उनके पीछे से निकलकर अंधाधुंध दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसे रश फायरिंग में पहला गाड़ी तो वो लोग खा जाते हैं। इधर गाड़ी से भी एक टीम मेंबर बाहर निकलकर जंगल में छुप जाता है और अपना दूसरा ट्रैप तैयार करके दुश्मनों की गाड़ियों के आने का इंतजार करने लगता है। दुश्मनों के वहां पहुंचते ही वह अपने खोदे हुए गड्ढे का दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते गाड़ी वहीं लुढ़क कर सीधी गड्ढे में जा गिरती है। इसी के साथ वहां बाकी आतंकवादी भी पहुंच चुके थे, लेकिन वह टीम मेंबर अकेले ही वहां सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देता है। इधर पीछे से भी बाइकर्स बचे खुचे आतंकियों को मार देते हैं। इधर गड्ढे के अंदर भी कुछ चूहे बचे थे, उन्हें भी मौके पर ही साफ कर दिया जाता है। इसके बाद भाई लोग तुरंत अपनी मेन विला में आ पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें पता है कि यहाँ हजारों की तादाद में और दुश्मन आने वाले हैं, इसलिए ये लोग अपना अपना तैयारी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग देखते हैं कि उनकी ओर 2 गाड़ियां बेहद तेजी से आ रही हैं। मौके पर ही वे उनके द्वारा बिछाए गए एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते एक गाड़ी वहीं लुढ़क जाती है। इधर जितने भी मिलिटेंट्स बच गए थे उनको स्नाइपर एक एक करके खाना शुरू कर देता है। तभी ड्रोन ऑपरेटर देखता है कि दूसरी साइड से भी दुश्मनों की 2 गाड़ियां आ रही हैं। इधर भी भाई लोग एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते दुश्मनों की दोनों गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। लेकिन अब वे लोग गाड़ी से निकलकर बेहद तेजी से उनके विला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर टीम भी एकदम तैयार बैठी है इनको ठोकने के लिए। दुश्मन नजर आते ही चारों मिलकर एक को नरक भेजना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वहां 2 और मिलिटेंट्स की गाड़ियां आ टपकती हैं। वहीं वे लोग विला में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लग जाते हैं। लेकिन इधर स्नाइपर बिंदास चिल मारते हुए उन्हें एक के बाद एक हेडशॉट मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चारों मिलकर लगातार दुश्मनों के ऊपर भेजते ही जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुश्मन आते ही जा रहे हैं। इधर असली गेम तो स्नाइपर खेल रहा है भाई। वह बिंदास घर में बैठकर चिल मारते हुए दुश्मनों को पेलते जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में दुश्मन बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते उन चारों को थोड़ा फैल कर और अपना पोजीशन चेंज करते हुए लड़ना पड़ता है। कुछ घंटे लड़ने के बाद वे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए बाकी 2 टीम मेंबर तुरंत टनल से होते हुए अपनी गाड़ियां लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ये लोग पूरे इलाके में TNT सेट कर देते हैं, ताकि उनके निकलने के बाद जैसे ही दुश्मन विला के अंदर घुसे उन सभी को एक ही झटके में नरक भेज दिया जा सके। यहाँ एक टीम मेंबर स्नाइपर संभालते हुए कहता है कि तुम लोग आगे निकलो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन कैप्टन उसे वहाँ बिल्कुल भी रुकने को नहीं कहता, क्योंकि दुश्मन बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन आगे
से वो टीम मेंबर कैप्टन को वहां से जाने को कहता है। इसी के साथ कैप्टन मैडम को लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि अगर वे लोग कुछ देर और यहाँ रहे तो सभी टीम मेंबर्स यहीं शहीद हो जाएंगे। फिर भी वे लोग जैसे तैसे सोफिया को लेकर टनल तक पहुंच जाते हैं। इधर ये भाई साहब को देखो, मतलब बाहर हजारों की फौज है और ये अकेला अंदर। देखते हैं चाचा हजारों के खिलाफ कैसे टैकल करते हैं। कुछ ही देर में दुश्मन विला में एंट्री ले लेते हैं। इधर कैप्टन इस भाई को लगातार विला से निकलने को कह रहा था, लेकिन वो तो अकेले ही यहाँ सभी को ठोकना शुरू कर देता है। लेकिन अकेला बंदा कितना ही तो संभाल पाएगा। बाहर से दुश्मन लगातार विला के अंदर एंट्री लेते ही जा रहे थे। और दोस्तों, इस भाई की भी स्ट्रेटेजी यही थी कि सभी कुत्तों को इस विला के अंदर या फिर विला के नजदीक लाया जाए, ताकि वो TNT एक्टिवेट करके ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को खत्म कर सके। कुछ ही देर में वो TNT को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ एक भयानक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। इधर बाकी टीम मेंबर्स गाड़ियां लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गाड़ी से निकलकर जिप लाइन से होते हुए पहाड़ के उस पार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक दुश्मन वहां तक भी पहुंच चुके थे। एक सिक्योरिटी अभी भी पहाड़ के इस पार ही मौजूद था। वह तुरंत कुछ आतंकियों को मारकर जिप लाइन में चढ़ जाता है। उस पार पहुंचते ही वे देखते हैं कि हजारों की तादाद में आतंकी पहुंच चुके हैं। इसीलिए वे लोग जिप लाइन के तार को ही गोली मारकर तोड़ देते हैं, ताकि वे लोग इस पार ना आ सकें। वहीं वे लोग गाड़ी लेकर अपनी बोट की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आकर अंधाधुंध मशीन गन से गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ मशीन गन से बात नहीं बनती तो चाचा यहाँ लॉन्चर तक छोड़ने लगता है, लेकिन इस बार वे लोग गाड़ी को सीधा एक घर के अंदर घुसा देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का निशाना पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी कैप्टन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और बिना 1 सेकंड की देरी किए सीधा हेलीकॉप्टर पर लॉन्च कर देता है। इसके चलते हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाता है और धू धू करके जलता हुआ नीचे आ गिरता है। इसके बाद वे लोग जैसे तैसे बोट तक पहुंच जाते हैं। आगे से कैप्टन कहता है कि तुम लोग मैडम को सेफली लेकर जाना, हम दोनों का एक और काम अभी बाकी है। इसी के साथ 2 टीम मेंबर मैडम को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और बाकी 2 हीरो अपना मेन टारगेट जॉर्ज को खल्लास करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वो दोनों वर्कर का भेष बनाकर उसके घर में घुस जाते हैं और मौका मिलते ही उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन का असर होते ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर आराम से बंगले के बाहर ले आते हैं और उसे एम्बुलेंस में भरकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब ये दोनों इसके साथ क्या करने जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं। ये दोनों इसे एम्बुलेंस गाड़ी से निकालकर अपनी माचो गाड़ी में डाल देते हैं, वो भी पूरा प्लास्टिक से रैप करके। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, ये सीन इतना फनी लग रहा था कि मुझे चाचा किसी मम्मी से कम नहीं लग रही थी। उसके बाद वे दोनों उसे श्रीलंका जाने वाली शिप में बिठा देते हैं और जॉर्ज को कुछ ड्रग्स की शिपमेंट में ऐसे ही सुलाकर भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि जॉर्ज चाचा एक कंटेनर में माल फूंक रहा है। इधर पूरे कंटेनर में दोस्तों ड्रग्स भरा हुआ था और याद है कैप्टन ने जो इंजेक्शन लगाया था वह भी ड्रग्स का ही डोज था। अब चाचा श्रीलंकन पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती।